हाय एवरीवन, जय भारत। तो सुपर 3000 की इस कोर्स में आज डे 29 में मैं आपके लिए डिस्कशन लेकर के आया हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट का। हम लोग दो पार्ट में इसको डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी को। आज की फर्स्ट लेक्चर की बात करेंगे और डे 30 में हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमआई और एसी के सेकेंड लेक्चर की बात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करना मेनली हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करेंगे। तो क्या क्या डिस्कशन होने वाला उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मेन फार्मूले की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो मेन फार्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे, एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होती है, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डिफाइन की जाती है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन की गई है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। और मैग्नेटिक फ्लक्स ये बताती है कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिवन एरिया को क्रॉस कर रही है, यही मैग्नेटिक फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की मेजरमेंट की बात करते हैं। क्लियर। आगे डिस्कस किया हमने फैराडे लॉ की बात की। सिंपल सी फैराडे लॉ डायरेक्टली हमने लिख दिया है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो इक्वल होती है निगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के इक्वल। मैग्नेटिक फ्लक्स में जो रेट ऑफ चेंज होगा उसकी निगेटिव से ये इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगी वो फ्लक्स में चेंज का ऑपोजिशन करेगी। फ्लक्स का ऑपोजिशन नहीं, पॉइंट माइंड में रखेंगे आप, फ्लक्स में चेंज का ऑपोजिशन करेगी। आगे लिखा है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग कुछ करंट इंड्यूस होगी। अगर जो सर्किट दिया गया हो क्लोज हो, लूप क्लोज हो, कंडक्टर एक लूप का फॉर्मेशन कर रहा हो, तो उस केस में इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग कुछ करंट फ्लो करेगी और करंट के करस्पॉन्डिंग कुछ चार्ज फ्लो करेगा। और उस चार्ज की वैल्यू जो होगी डेल्टा टी टाइम में, वो डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा आर, उस गिवन टाइम इंटरवल में कितनी फ्लक्स में चेंज आई है ये सॉल्व कर लेना है और सर्किट के रेजिस्टेंस से डिवाइड कर लेना है। कैसे आ गया इक्वेशन? सिंस अपने को मालूम है कि आई की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, इंड्यूस्ड करंट जो आएगा वो कितना आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाई आर। और आई की वैल्यू को डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं हम लोग। ये डी क्यू बाई डी टी हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाई आर हो गई। इसको लिख सकते हैं कि डी फाई बाई डी टी, आर डी टी लिख दिया हमने। मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, डी टी से डी टी कैंसल आउट हो जाएगा और डेल्टा क्यू इक्वल टू 1 बाई आर और डी फाई का इंटीग्रेशन डेल्टा फाई आ जाएगी, वही लिखा गया है। क्लियर। तो ये वाला भी पॉइंट माइंड में रखेंगे आप। क्वेश्चन पूछी जाती है आपको, कोई भी अगर रॉड किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस केस में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगी, जिसको कि मोशनल ईएमएफ बोलते हैं हम लोग, उस मोशनल ईएमएफ की वैल्यू जो होगी बी एल वी। एक्चुअल में इक्वेशन कहाँ से आई है कि जो डेल्टा वी होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ बी एल वी है। तो यहाँ से लिखेंगे हम लोग v क्रॉस बी डॉट डी एल वेक्टर से आई हुई है। ये एक्चुअल में ये इक्वेशन होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू जो होगी v क्रॉस बी डॉट डी एल होगी। अगर वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और लेंथ वेक्टर तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू को बी एल वी लिखेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेज में अपने को यही यूज करना होगा। अगर इसी रॉड को उसके एंड पॉइंट के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर दें किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से और उसके किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो उस केस में जो दोनों एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी उस पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाएगी। हमने कंसीडर किया ये वाला फॉर्मूला तब वैलिड है जब ये रॉड का एक एंड के अबाउट रोटेशन हो रहा है, रॉड का जो रोटेशन हो रहा है उसके एंड पॉइंट के अबाउट ही रोटेशन हो रहा होगा। अगर डिफरेंट पॉइंट के अबाउट रोटेशन होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगी, अपने को फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, आपको खुद से करने आ जाएगी वो। सेल्फ इंडक्शन का मतलब समझ में आता है कि अपने पास अगर कोई एक करंट कैरिंग कोई लूप दी गई है, कोई भी अपने पास दी गई है अपने को अरेंजमेंट, उसकी अगर सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने तो उसमें क्या करेंगे, उसी में करंट सप्लाई कर देंगे और उसके खुद के करंट के करस्पॉन्डिंग कितनी उसमें फ्लक्स डेवलप हो रही है उस फ्लक्स को हम लोग लिख सकते हैं कुछ कांस्टेंट टाइम्स ऑफ उसकी में जो करंट प्रोवाइड की गई है, फाई इन लूप 1 ड्यू टू करंट इन लूप 1, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 1 इक्वल टू सम कांस्टेंट L इंटू करेंट इन 1, इसी को बोल रहे हैं। यहाँ से जो कांस्टेंट टर्म आएगा L, यही जो है ये सेल्फ इंडक्टेंस है। सिमिलरली हम म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन कर सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, वहाँ पर दो कॉइल की बात करेंगे, एक कॉइल में करंट सप्लाई करेंगे और दूसरे कॉइल में
एक कॉइल में करंट सप्लाई करेंगे और दूसरे कॉइल में फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगी अपने पास कि जो फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 होगी सेकंड वाले लूप में के कॉरस्पॉन्डिंग, सेकंड वाले लूप के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट वाले लूप में जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो सम कांस्टेंट टाइम ऑफ करंट इन सेकंड लूप हो जाएगी और इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कांस्टेंट टर्म आएगा m, इसी को बोला जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर। आगे बोला गया एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर्ड की जाती है वो हाफ LI² की बात कर रहे हैं हम लोग। और पावर की अगर बात करें, पावर इन इंडक्टर अगर बात करें तो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस की पावर को लिख सकते हैं वोल्टेज इनटू करंट। तो पावर ऑफ इंडक्टर की बात करेंगे तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होती है कितनी होती है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, वो वोल्टेज VL हो गई इंटू I हो गई। और VL को लिख सकते हैं LdI/dt और ये I हो गई। यहाँ से हमने सॉल्व करके ये वाला एनर्जी का इक्वेशन लेकर के आए। पावर ऑफ इंडक्टर जो हो जाएगी LdI/dt इंटू I हो जाएगी। अगर हम लोग LR सर्किट की बात करें, L और R सर्किट की बात करें और उसको कनेक्ट करके रखा हुआ है अगर हमने किसी DC सोर्स के साथ, तो उसमें जो करंट का ग्रोथ होगा, करंट का ग्रोथ कैसे होगा, करंट की जो इक्वेशन आएगी कुछ इस टाइप से आ जाएगी कि I इन्फिनिटी इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ पर टाउ जो है L/R है, इसको कि टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। कैसे टाइम कांस्टेंट फाइंड किया जाता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको टाइम कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। क्लियर है। यहाँ पर ध्यान देंगे I इन्फिनिटी के एसेंस इंडक्टर की बात कर रहे हैं तो इंडक्टर इनिशियली इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करता है और जब लॉन्ग टाइम के बाद सर्किट में बात करेंगे तो इंडक्टर स्मूथ वायर की तरह बिहेव करता है। उस केस में सर्किट में करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है और वह स्मूथ वायर की तरह बिहेव करने लगता है। तो उस केस में I इन्फिनिटी, इसका मतलब जब सर्किट स्टेडी स्टेट में आ जाएगी, लॉन्ग टाइम के बाद सर्किट में जो करंट फ्लो कर रही होगी इंडक्टर के थ्रू, उस करंट की वैल्यू यहाँ पर I इन्फिनिटी पुट करनी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट यूज किए जा सकते हैं और भी बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, हम लोग उसको प्रॉब्लम वाइज डिस्कस करते रहेंगे। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, क्या क्वेश्चन में बोला गया है, दो कंसेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स दिया गया अपने को, दो कॉइल दिए गए हैं C1 एंड C2 आर प्लेस्ड इन XY प्लेन, दोनों को XY प्लेन में प्लेस किया गया। ठीक है, ये एक लूप हो गया, ये एक लूप हो गया। ठीक है, ये C1 हो गया और ये C2 हो गई। C1 है 500 टर्न्स, इसमें N1 नंबर ऑफ टर्न्स हो गए। क्लियर। एंड रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इसका रेडियस मैं मान लेता हूं कि R1 है, R लिख दिया मैंने इसकी रेडियस। C2 है 200 टर्न्स, N2 हो गया। एंड रेडियस 20 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर है। कॉन्सेंट्रिक है। अच्छा, क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रिक बोला गया है, क्वेश्चन में अपने को कॉन्सेंट्रिक बोला गया है तो डायग्राम मेरे को ऐसा ड्रॉ करना चाहिए, क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए ऐसा ड्रॉ करना चाहिए। एक अपने को ये वाली सर्कल हो गई, लूप हो गई, और दूसरी लूप की रेडियस बहुत ही स्मॉल है 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, ये R है तो ये 20R है। सही है। इस वाले में नंबर ये C1 है और ये C2 है। C1 में 500 टर्न्स N1 और इसका नंबर ऑफ टर्न्स N2, N2 की वैल्यू 200 है। आगे बोला गया कि C2 कैरीज ए टाइम डिपेंडेंट करंट, इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है I का फंक्शन दिया गया अपने को, I का फंक्शन दिया गया है वेयर t इज इन सेकंड। द EMF इंड्यूस्ड इन C1 में कितना EMF इंड्यूस होगा मिली वोल्ट में एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो EMF फाइंड करना है अपने को, EMF फाइंड करने के लिए अपने को फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फ्लक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे, EMF मालूम हो जाएगी। तो फ्लक्स रिलेटेड टू C1, फ्लक्स इन C1 में कितना फ्लक्स होगा ये फाइंड कर लेते हैं हम लोग। फ्लक्स लिखने के लिए इस पार्ट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इस पार्ट में कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, इसी का ना फ्लक्स लिखना है। तो इसमें यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड इस करंट के कारण और इसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंस इसकी रेडियस बहुत ही स्मॉल है तो हम लोग मान सकते हैं कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पर होगी वही इसके हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी। स्मॉल क्वांटिटी के कॉरस्पॉन्डिंग उसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं कि B ड्यू टू 2 इंटू एरिया ऑफ 1, ऐसा लिखेंगे क्या। B ड्यू टू 2 क्या लिखेंगे, सिंस इस करंट के कॉरस्पॉन्डिंग सर्कुलर लूप दिया गया है, सर्कुलर लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके सेंटर पर वो μ0 I डिवाइड बाई 2R, R की वैल्यू उसकी 20R है।
ये तो एक टर्न होता तब, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n2 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो n2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया, इनटू एरिया ऑफ फर्स्ट लूप। फर्स्ट वाले लूप की एरिया की बात करेंगे, अगर एक टर्न होता तो पाई आर स्क्वायर होता, पाई आर स्क्वायर होता, लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n1 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो n1 हो गया। ये सॉल्व कर लेते हैं इसकी वैल्यू को, n1 और n2 आ गए, n1 n2 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई, एक r कैंसल आउट हो जाएगा क्या, ऊपर में पाई भी है एक, डिवाइड बाई 20 इंटू 40, ये सेंटीमीटर में था, ध्यान देंगे तो सेंटीमीटर था, उसको चेंज कर लेते हैं, 10 टू द पावर -2 लिख देते हैं। ऊपर में क्या बचेगा, आई की वैल्यू कितनी है, 5t स्क्वायर माइनस ऑफ 2t प्लस 3, ये फ्लक्स हो गई इस स्मॉलर कॉइल C1 में। अपने को फ्लक्स मालूम हो गई तो ईएमएफ मालूम हो जाएगी क्या, ईएमएफ इंड्यूस क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग d∅dt, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ये सारा टर्म तो कांस्टेंट है, सिर्फ इसी को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। n1 की वैल्यू 500 है, n2 की वैल्यू 200 है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, तो 4 पाई अभी आएगा और एक पाई पहले से है, पाई स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10 टू द पावर -2, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये 10t-2 आएगी, ये वैल्यू आ गई। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान दे, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर को 10 लिख सकते हैं क्या, पाई स्क्वायर को 10 लिख सकते हैं, तो ये 40 हो जाएगा। ओके, मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, तो ये कन्फ्यूजन ना हो आपको। ये पाई स्क्वायर 10 हो जाएगा, 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर देगा क्या इसको, ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, 10 हो गया, 1 2 3 4, और एक ये हो गया 5 हो गया, इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 10 टू द पावर 2, बचेगा क्या 10t-2, ऐसा हो गया क्या, देखो तो सिंप्लीफाई करें, ये कितना हो गया, 5 और 2 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। कैलकुलेशन सब कुछ सही किया है ना, कैलकुलेशन वगैरह सही किया है ना हमने, पाई आर स्क्वायर, अच्छा आर ऊपर में था, ध्यान देंगे, ये वाला जो हमने 10 टू द पावर -2 लिखा हुआ है, ये 10 टू द पावर -2 यहाँ नहीं आएगा, 10 टू द पावर -2 ऊपर में जाएगा, क्यों, क्योंकि आर ऊपर में बचा हुआ है, सही है, आर ऊपर में बचा हुआ है, ठीक है। ये 10 टू द पावर -2 यहाँ नहीं आएगा, तो ये 10 टू द पावर -2 यहाँ का यहीं रह जाएगा, तो 10 टू द पावर कितना हो गया, ये 10 टू द पावर -9 हो गया, 10 टू द पावर -4 इंटू 10t-2 एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, क्या लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगी अपने पास वो आएगी 10 टू द पावर -4 इंटू टी की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, कितनी हो जाएगी, ये 8 हो जाएगा, लेकिन अपने को ऑप्शन मिली वोल्ट में लाना है, तो इसको लिख सकते हैं 8 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -3, ये हो गया 8/10, इसका मतलब 4/5 मिली वोल्ट, तो 4/x यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x जो आ गया वो 5 के इक्वल हो जाएगा, जो ऑप्शन में दी गई अपने को x क्या होगा, वो x जो हो जाएगा वो 5 के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन, ध्यान दे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन इलिप्टिकल लूप, एक इलिप्टिकल लूप दिया गया, इलिप्स की एरिया क्या होती है, पाई ए बी होती है, एरिया ऑफ इलिप्स जो होती है पाई ए बी होती है, इसकी रेजिस्टेंस आर दी गई है और सेमी मेजर एक्सिस ए दी गई है, सेमी माइनर एक्सिस बी दी गई है, तो यही तो पाई ए बी एरिया हो जाती है। प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द फिगर, इफ द लूप इज रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है, ध्यान देंगे। अब लूप को एक्स एक्सिस तो ये है, अभी लूप का एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर है, अभी किधर है एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। जब इस लूप को ऐसे रोटेट कराएंगे इस एक्सिस के अबाउट, तो क्या एरिया वेक्टर की एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ चेंज करते जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, एरिया वेक्टर भी ऊपर, अभी दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, लेकिन जैसे जैसे रोटेट कराएंगे एरिया वेक्टर रोटेट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो
ऊपर की तरफ ही है। तो अपने को फाइंड करनी है एवरेज पावर लॉस इन द लूप ड्यू टू द जूल हीटिंग। एवरेज पावर लॉस फाइंड करनी है, पावर लॉस फाइंड करना है। इसका मतलब अपने को पहले करंट चाहिए, करंट मालूम होगी तो उस रेजिस्टेंस के थ्रू जूल्स हीट लॉस से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कितनी उसमें एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, कितनी करंट के करस्पॉन्डिंग कितनी एनर्जी लॉस होने वाली, हीट डेवलप होने वाली है। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्लक्स की बात करेंगे, कितनी फ्लक्स आएगी, वो B इंटू ए कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, B इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड B ही दी गई है। किसी भी टाइम t की बात करेंगे, एरिया कितना पाई ए बी, लास्ट में पुट करेंगे एरिया की वैल्यू, हम लोग लास्ट में पुट करेंगे एरिया की वैल्यू, एरिया ए इंटू कॉस ऑफ थीटा की वैल्यू को ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है। तो फ्लक्स मालूम हो गई तो ईएमएफ मालूम हो जाएगा, क्या क्या लिखेंगे, डी फाई बाई डी टी। हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए तभी तो करंट की बात करेंगे। तो कितना हो जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ये हो जाएगा अपने पास ईएमएफ की वैल्यू। ईएमएफ की वैल्यू मालूम हो गई तो करंट की वैल्यू मालूम हो जाएगी, क्या करंट कितना हो जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दिया हमने, ये करंट हो गया। ये करंट कांस्टेंट की वेरिएबल, ये करंट जो है ये करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो डायरेक्टली हीट लॉस नहीं फाइंड कर सकते हैं, अपने को इंटीग्रेशन से सॉल्व करनी पड़ेगी हीट लॉस। तो हीट लॉस कितना होगा, H इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई स्क्वायर आर डी टी, कब से कब तक में, पावर लॉस इन द लूप। इसका मतलब एक टाइम पीरियड की बात की जा रही होगी, बाद में पुट कर देंगे हम लोग। एवरेज पावर लॉस, देखो एवरेज पूछा जा रहा है, एवरेज की बात की जा रही है, तो एवरेज वैल्यू पुट करेंगे। आई की वैल्यू पहले पुट करते हैं, ध्यान दे इसको स्क्वायर में करके पुट किया जाए। आर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका बनेगा, अच्छा और भी चेंज कर लेते हैं, ये सारा तो कांस्टेंट है ना, तो इसको बाहर कर लूँ, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर, बचेगा अपने को किसकी वैल्यू, अपने को बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, इसकी एवरेज वैल्यू। अगर हीट की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो अपने को इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, इसका मतलब इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू 1/2 होती है। 1/2 पुट कर दिया हमने, 1/2 पुट कर दिया हमने वहां पर, तो आ जाएगी अपने पास, एक आर गायब हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया कितना, 2r नीचे में हो गया, ए का मतलब पाई ए बी, तो पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू कैपिटल बी स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये फाइनल आंसर हो जाएगी। कोई ऐसा ऑप्शन हो रहा है क्या, पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2r, ऐसा ऑप्शन ए दिया गया है, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 3rd नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोला गया अपने को, कंसीडर करना है एक सर्कुलर कॉइल को ऑफ वायर, एक सर्कुलर कॉइल दिया गया, ठीक है, सर्कुलर कॉइल कंसीडर कर लिया ऑफ वायर कैरिंग कांस्टेंट करंट आई। इस कॉइल में कितनी करंट जा रही है, इस कॉइल में कितनी करंट है, इस कॉइल में कितनी करंट है, इस कॉइल में कितनी करंट है, पहले ये देख लिया जाए। कॉइल में ये कॉइल हो गई अपने पास, इसमें करंट कितनी है, आई करंट है इसमें, ठीक है। फॉर्मिंग ए मैग्नेटिक डाइपोल, ये डाइपोल का फॉर्मेशन कर दी, ठीक लेते हैं, मान लेते हैं कि इधर इसका ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, ये फ्रंट वाला पार्ट है, करंट ऐसे, इसका मतलब इसका नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, इस तरह से ये मैग्नेटिक डाइपोल जैसा बिहेव करेगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट प्लेन दैट कंटेन्स द सर्कुलर कॉइल एंड एक्सक्लूडिंग द सर्कुलर कॉइल एरिया इज गिवन बाय, मीन्स ऐसा एक प्लेन कंसिडर करना, ये एक प्लेन हो गया, एक इनफाइनाइट प्लेन कंसिडर किया हमने, ये एक इनफाइनाइट प्लेन, इसी इनफाइनाइट प्लेन में ये कॉइल भी दी गई है, ये कॉइल भी दी गई इसी इनफाइनाइट प्लेन में, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, क्लियर है, इसी प्लेन में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है।
करंट ऐसे फ्लो कर रहा है इसी में। जैसे कि ये अपने पास समझ सकते हैं, इसको ऐसे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यही अपने पास इनफाइनाइट प्लेन है और इतने पार्ट में ये लूप कंसीडर करना है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एन इनफाइनाइट प्लेन, इस एरिया को बाहर कर दीजिए, इस एरिया को बाहर, लूप इसी में है, इस लूप को एरिया को बाहर कर, सिर्फ और जो लूप बचा अपने पास जो इनफाइनाइट प्लेन बची उसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू कितनी दी गई है, फाई दी गई। इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू फाई दी गई है, जब इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं। आगे बोला गया है द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर कॉइल एरिया इज गिवन बाई फाई नॉट, और इसकी कितनी फ्लक्स दी गई, इसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स दी गई है मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एरिया ऑफ सर्कुलर कॉइल, इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू फाई नॉट दी गई है। तो कौन सा रिलेशन होगा? सबसे पहले तो ध्यान दे कि ये अपने पास इनफाइनाइट प्लेन, इसमें हमने मार्क किया एक लूप, ठीक है। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो बाहर निकलेगी, इस लूप से ऐसे बाहर आएगी, वो वापस रिटर्न होकर के जाएगी, समझ में आ रहा है, ऐसे आएगी वैसे जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। तो इससे अगर बाहर है तो इसमें इंटर करेगी, यानी कि अगर इसका फ्लक्स इस डायरेक्शन, दोनों का फ्लक्स मिल करके, सिंस हम लोग मालूम है कि टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करेंगे हम लोग किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, किसी भी क्लोज्ड सरफेस में, तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए जो होती है क्लोज इंटीग्रल, ये वाला इक्वेशन आपको मालूम है कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी ए जो होती है ये इक्वल टू जीरो होती है। यही तो बोला था हमने गॉस लॉ की बात, यही तो गॉस लॉ है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ये गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। इसका मतलब किसी गिवन सरफेस में, किसी गिवन सरफेस में अगर क्लोज सरफेस की बात करें, किसी गिवन फील्ड लाइन में किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिया गया है और उसमें हम लोग क्लोज लूप की बात करेंगे, क्लोज सरफेस की बात करेंगे, तो उसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो जाएगी। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फ्लक्स टोटल जीरो होने वाली है। तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैं पॉजिटिव मानूँ, इसका, इस इनफाइनाइट प्लेन का, जब इसको एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव होगा कि दोनों मिल करके जीरो होना चाहिए। अपने को मालूम है कि फ्लक्स ऑफ लूप प्लस फ्लक्स ऑफ प्लेन माइनस लूप, प्लेन माइनस लूप इज इक्वल टू जीरो होना है। तो फ्लक्स ऑफ लूप को बोला गया है फाई नॉट, तो इसके लूप को क्या बोला, प्लस ऑफ फ्लक्स ऑफ प्लेन दिया गया है फाई इक्वल टू जीरो। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ फाई नॉट हो जाएगी क्या, फाई इक्वल टू माइनस ऑफ फाई नॉट, फाई इक्वल टू फाई ऑफ प्लेन, फाई ऑफ इनफाइनाइट प्लेन, इसको आई लिख दूं मैं, फाई ऑफ इनफाइनाइट प्लेन इक्वल टू माइनस ऑफ फाई नॉट, डी ऑप्शन आ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए अपने को। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो क्लियर है, क्योंकि इनफाइनाइट प्लेन दी गई अगर, तो जो भी इस लूप से जो भी फील्ड लाइंस बाहर आएगी वापस तो क्लोज लूप फॉर्म करना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा ही क्लोज लूप का फॉर्मेशन करती है, तो ये बाहर जाएगी, इसको क्रॉस करते हुए ही वापस फिर से रिटर्न होगी, बाहर जाएगी, वापस रिटर्न जो आएगी वो इसको क्रॉस करते हुए ही। तो इसका जितना फ्लक्स होगा उतना ही फ्लक्स इसका भी है, क्योंकि दोनों मिलकर के जीरो होना चाहिए। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो क्या बोला गया है, ए प्लेनर लूप ऑफ वायर रोटेट्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक प्लेनर लूप दिया गया है, इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, द प्लेन ऑफ लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये लूप का प्लेन हो गया, ये लूप का प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया लूप का, इसके परपेंडिकुलर में मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो इसका एरिया वेक्टर भी लूप का इधर ही है, तो दोनों के बीच की इनिशियल एंगल जीरो है। इफ इट रोटेट्स विथ ए पीरियड ऑफ 10 सेकेंड अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन, किसी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, मान लेते हैं कि डायमीटर के अबाउट ही रोटेट करता है, इस वाले एक्सिस के अबाउट मैं मान लेता हूँ कि ये रोटेट कर रहा है, कितने से, किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अपने को मालूम है कि टाइम पीरियड इसकी कितनी है, टाइम पीरियड इसका 10 सेकेंड है, 10 सेकेंड है। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। पहले तो हम लोग फ्लक्स की बात करते हैं, तब ईएमएफ इंड्यूस्ड की बात करेंगे। फ्लक्स लिखने जाएंगे तो बी डॉट ए लिखेंगे क्या, तो बी डॉट ए किसी भी टाइम पर एरिया वेक्टर मान लेते हैं कि थीटा एंगल रोटेट कर चुका है, तो बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, और थीटा के वैल्यू को ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या आ जाएगी, ई इंड्यूस्ड मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग, बी इंटू ए इंटू ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी हो जाएगी,
मैंने माइनस साइन को निग्लेक्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि मेरे को मैग्नीट्यूड चाहिए। तो ईएमएफ की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी इतनी आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, डायग्राम देखता हूँ, तो यानी कि साइन ओमेगा टी का फंक्शन ये फॉलो करेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, कुछ इस टाइप की डायग्राम आएगी। सही है, अपने को ये इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ हमने ऐसा डायग्राम समझ लिया। इसकी टाइम पीरियड 10 सेकेंड है, इसका मतलब क्या क्या समझ में आया, ये 0 सेकेंड है, ये 5 सेकेंड है, ये 10 सेकेंड है, ये 2.5 सेकेंड है, ये 7.5 सेकेंड है। आगे क्या बोला गया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड की बात की गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या ऊपर ही चला जाएगा, क्या ये वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा। एक्चुअल डायग्राम कुछ अपने पास ऐसी हो जाएगी। ऐसा डायग्राम हो जाएगा क्या, ये कितना 5, ये 10, ये 0, 2.5, ये हो जाएगा 7.5। आगे क्या बोला गया है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी मैक्सिमम। सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड नहीं बोला गया तो इसकी बात करते हैं, अभी मैग्नीट्यूड की बात की गई है। विल बी मैक्सिमम एंड मिनिमम रिस्पेक्टिवली एट, कहाँ कहाँ पर मैक्सिमम होगा, कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है, 2.5 सेकेंड पर मैक्सिमम हो रहा है, और मिनिमम कहाँ पर हो रहा है, 5 सेकेंड पर मिनिमम हो रहा है। कुछ ऐसा दिया गया है क्या, 7.5 सेकेंड पर मैक्सिमम, ऑप्शन ए में देखेंगे तो 2.5 मैक्सिमम हो रहा है, लेकिन 7.5 पर मिनिमम नहीं हो रहा है। ये 2.5 सेकेंड पर मैक्सिमम हो रहा है, 5 सेकेंड पर मिनिमम हो रहा है 0, 5 सेकेंड पर मैक्सिमम हो रहा है नहीं, 0 हो जा रहा है, मिनिमम हो जा रहा है। 5 सेकेंड और 10 सेकेंड में 0, तो ऑप्शन क्या हो जाएगी, बी ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर है, तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बोला गया कि दो कॉइल दिए गए हैं P और Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है। ठीक है, दो कॉइल की बात कर लो, ये एक कॉइल हो गया और ये एक कॉइल हो गया। इस कॉइल का नाम P दे दिया, इस कॉइल का नाम Q दे दिया। व्हेन ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू कॉइल P, इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। ए मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10 to the power -3 वेबर पासेज थ्रू Q, इसको कॉइल 1 मान लेता हूँ, इसको कॉइल 2 मान लेता हूँ। तो फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, या ऐसा लिख देता हूँ, चलो मैं 1 2 नहीं मानता हूँ, मैं वही कंसिडर कर लेता हूँ। क्या मैं कंसिडर कर लेता हूँ, फ्लक्स इन Q ड्यू टू P कितना दिया गया है अपने को, 10 to the power -3 दिया गया है। अच्छा, नो करंट इज पास थ्रू Q, इसमें कोई करंट नहीं पास, इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की गई है। तो फ्लक्स इन Q ड्यू टू P को क्या लिखेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू करेंट इन P लिखेंगे क्या। तो क्या इक्वेशन हो गई, 10 to the power -3 जो हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, और करंट कितना है उसमें 3 एम्पियर, तो M की वैल्यू आ गई 10 to the power -3/3। सिंस जो M है वो तो दो कॉइल की प्रॉपर्टी होती है, इसमें करंट सप्लाई करे या इसमें करंट सप्लाई करे, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दोनों के बीच में सेम ही होगी। तो आगे क्वेश्चन बोला गया है कि अगर P में करंट नहीं सप्लाई किया जाए, P को ऐसे ही रहने दिया जाए, और Q में करंट सप्लाई किया जाए, व्हेन नो करंट पासेज थ्रू P, P में कोई करंट नहीं, एंड ए करंट ऑफ 2 एम्पियर पासेज थ्रू Q, Q में कितना करंट पास करा दूं, 2 एम्पियर, तब फ्लक्स P में कितना होगा। तो फ्लक्स इन P ड्यू टू Q लिखने जाएंगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन Q लिखना पड़ेगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस सॉल्व कर चुके हैं, 10 to the power -3/3, और करंट इन Q कितनी है, 2 एम्पियर है, तो 2/3 इसका मतलब 0.667 इंटू 10 to the power -3, सॉल्व किया तो 6.67, ऑप्शन से देखा हमने 10 to the power -4 वेबर हो जाएगी। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 6.67 इंटू 10 to the power -4, ऐसा ऑप्शन तो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट था ये। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला गया कि सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ ए कॉइल इज 25 वोल्ट। ठीक है, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात की गई, इसका मतलब VL की बात की गई है, कॉइल की बात की गई है। ये कितना दिया गया है, 25 वोल्ट। व्हेन द करेंट इन इट इज चेंज एट यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब लीनियर वेरिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग।
करंट चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, करंट जो चेंज हो रहा है 10 एम्पियर से 25 एम्पियर, पहले 10 एम्पियर थी और फाइनली ये 25 एम्पियर हो रही है। कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। ये टाइम अपने को मालूम है, ये 0 सेकेंड है, ये 0.1 सेकेंड है, नहीं 1 सेकेंड ना, 0.1 नहीं 1 सेकेंड। द चेंज इन एनर्जी ऑफ द इंडक्टेंस इज, ये इंडक्टेंस की चेंज इन एनर्जी बतानी है, तो चेंज इन एनर्जी लिखने जाएंगे तो डेल्टा यू क्या लिखेंगे, डेल्टा यू यही ना लिखेंगे, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ एल आई फाइनल स्क्वायर। आई फाइनल कितनी है, आई फाइनल कितनी है, आई फाइनल कितनी है 25 एम्पियर, 25 का स्क्वायर माइनस आई इनिशियल स्क्वायर 10 स्क्वायर, वैल्यू पुट कर देंगे हाफ इंटू एल, ये 625 माइनस 100 525 हो जाएगी। इसका मतलब अपने को एक्चुअल में क्वेश्चन किसकी पूछी गई है, अपने को एल कैलकुलेट करनी है, सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए कुछ दिया गया है वी एल। वी एल किसी भी इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज की बात करते हैं तो वो कितनी होती है, वी एल इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होती है, जो कि 25 है। ओके, डी आई बाई टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर करंट वर्सेस टाइम का कर्व दिया गया, उसमें डी आई बाई टी क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसकी स्लोप की बात की जाएगी। स्लोप आएगा कितना, स्लोप मतलब डेल्टा आई बाई डेल्टा टी लिख सकता हूँ, या डी आई बाई डी टी की मैं बात कर रहा हूँ। ये कितना आएगा, ये आ जाएगा अपने पास, ये वाली वैल्यू 15 है और ये वाली वैल्यू 1 है, तो 15/1 आ जाएगी। तो डी आई बाई टी आ जाएगी अपने पास 15/1, इसका मतलब 15, तो एल की वैल्यू 25/15, इसका मतलब 5/3 आ जाएगी एल की वैल्यू। ये वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, हाफ इंटू एल की वैल्यू 5/3 इंटू 525 इंटू 525, सॉल्व करने आएगा क्या, ध्यान दीजिए कितनी आ जाएगी 5/6 इंटू 525। आगे सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ ध्यान दे कि ये वाली वैल्यू 1 से कम आएगी, इसका मतलब फाइनल आंसर 525 से कम आना चाहिए। जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये 740 दिया गया है, ये 637, ये 540, ये तीनों ऑप्शन ही 525 से ज़्यादा दिए गए हैं, यानी कि यही ऑप्शन होगा। क्लियर है, तो अपने को ऑप्शन भी माइंड में रख के चलना है, ये किस टाइप का ऑप्शन दिया कि ये तीनों ही ऑप्शन 525 से ज़्यादा दिए गए थे, तो डायरेक्टली हमें मालूम था कि ये वाली वैल्यू जो है 1 से कम आने वाली है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन होगा, 525 से कम आनी चाहिए थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन और डिस्कस किया जाए। बोला कि इन ए क्वाइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, ठीक है, एक क्वाइल दिया गया है जिसकी रेजिस्टेंस 100 ओम दी गई है। ए करेंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन द फिगर। क्लियर, करंट इंड्यूस जो हो रहा है वो करंट इस तरह से वैरी कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द क्वाइल इज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स फाइंड करने, सिंस अपने को मालूम है कि चेंज जो चार्ज फ्लो करती है वो डेल्टा क्यू, वो डेल्टा फाई बाई आर के इक्वल होती है, तो यही चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना है। चेंज इन फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो आर इंटू डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू का मतलब लिख सकता हूं मैं इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। नहीं आया समझ में, सिंस आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होती है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि डेल्टा क्यू जो होगी वो इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी होगी, ऐसा लिख दिया। आर की वैल्यू कितनी हो गई, आर की वैल्यू अपने को 100 ओम दी गई है, और आई डी टी का मतलब क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन, यानी करंट वर्सेस टाइम कर्व जो दिया गया है उसकी एरिया की बात हो रही है, तो कितनी आएगी एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का मतलब एरिया आएगी कितनी, 1/2 बेस 0.5 और हाइट कितनी 10 हो गई। सॉल्व करेंगे ये 2.5 हो गई, तो वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वैल्यू 2.5 हो गई। सॉल्व करेंगे कितनी आ जाएगी, 250 वेबर आ गई। क्लियर है। कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ये वाला इक्वेशन कहाँ से आया, तो ये वाला इक्वेशन मैं पहले ही स्टार्टिंग में बोल चुका हूँ कहाँ से आया हुआ है। सिंस अपने को इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है वो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी लिख दिया मैंने पहले, तो डी फाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, और यहाँ से करंट लिख सकते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, और आर तो पहले से था। और करंट को लिख सकते हैं, आई को लिख सकता हूं मैं डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी ने डेल्टा टी को खा गया, डेल्टा क्यू जो आ जाएगी, डेल्टा टी खा गया, डेल्टा क्यू जो आ जाएगी
वो डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई आर आ जाएगी, वही इक्वेशन लिखा हुआ था हमने। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान देंगे आप, क्या बोला गया है कि व्हेन करंट इन ए कॉइल चेंजेस फ्रॉम 5 एम्पियर टू 2 एम्पियर, ठीक है, करंट चेंज कर रहा है कहाँ से कहाँ तक, 5 एम्पियर से 2 एम्पियर, पहले 5 एम्पियर करंट था, बाद में 2 एम्पियर करंट हो जाना है, कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। अपने को फाइंड करने की एवरेज वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज प्रोड्यूस, जब करंट चेंज हो रहा है तो 50 वोल्टेज प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब वोल्टेज की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ एल डी आई बाई डी टी टाइप की होगी, करंट चेंज कर रहा है। एवरेज की बात की जा रही है, यहाँ पर एवरेज की बात की जा रही है, तो मैं लिख सकता हूँ कि वी एवरेज जो हो जाएगा वह एल इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी टाइप का होगा। और ये वी एवरेज कितना दिया गया है, 50 वोल्ट, एल डेल्टा आई कितना है 5 एम्पियर और 2 एम्पियर 3 हो जाएगी, और टाइम कितना है 0.1 है, तो कितनी हो जाएगी एल की वैल्यू 50 डिवाइड बाई 30 हो जाएगी, इसका मतलब 5/3 हो जाएगा, इसका मतलब 1.67 हो जाएगी हेनरी, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 1.67 हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है देखेंगे तो बोला गया है अपने को एक सर्कुलर एरिया दिया गया है, सर्कुलर एरिया की बात की जा रही है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, सर्कुलर एरिया का ड्रॉ कर लिया हमने, रेडियस आर, ए सर्कुलर एरिया ऑफ रेडियस आर वेयर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज गोइंग इनटू द प्लेन, ठीक है, अंदर में मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है इस पूरे पार्ट में, एंड इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, बी जो है वो इंक्रीज कर रहा है, बी जो है वो इंक्रीजिंग है, इसका मतलब टाइम वेरिंग है, क्या टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाएगी, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी पड़ेगी। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आपको याद है क्या, इनसाइड पॉइंट के लिए वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, और आउटसाइड पॉइंट के लिए ई इंड्यूस्ड जो होती है वो 1/r के प्रोपोर्शनल होती है इनसाइड के लिए, यानी कि जब r की वैल्यू लेसर देन r हो, और ये आउटसाइड पॉइंट के लिए जब r की वैल्यू ग्रेटर देन r हो। तो ऐसा कोई ग्राफ है क्या, पहले स्ट्रेट लाइन और इसके बाद हाइपरबोला, पहले स्ट्रेट लाइन और फिर हाइपरबोला, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या, एक ये है और एक ये है, इसका वेरिएशन जो दिया गया है वो थोड़ा ज़्यादा वेरिएशन दिया गया है, इसकी वेरिएशन कम दी गई है, ए ऑप्शन की बात करेंगे हम लोग। क्लियर है, ये वाला वेरिएशन ज़्यादा हो गया, 1/r² टाइप का हो गया। अपने को देना चाहिए वैसे क्वेश्चन में क्या देना चाहिए कि ये किस टाइप से वेरी कर रही है, क्वेश्चन में अपने को मेंशन होना चाहिए। वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई थी इनसाइड पॉइंट के लिए। ऐसी वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं आपको याद होनी चाहिए कि फ्लक्स जो हम लोग डेल्टा भी लिखते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो लिखते हैं हम लोग, वो क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा फाइव बाई डेल्टा डी फाइव बाई डी टी लिख रहे हैं क्या, डी फाइव बाई डी टी लिख रहे हैं, डी फाइव बाई डी टी लिख रहे हैं, तो डी फाइव बाई डी टी माइनस के साथ लिख दिया मैंने। और इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, डेल्टा भी जो होती है वो इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल वेक्टर होती थी क्या, तो माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एल वेक्टर हो गया, माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी टाइप का हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके हम लोग बना सकते हैं, ये क्लोज इंटीग्रल की बात करेंगे हम लोग, यहाँ से बना करके सॉल्व कर सकते हैं कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। क्लियर है, वो सब आपको मालूम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें, क्या क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम इज चेंज बाय डेल्टा फाइव, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेल्टा फाइव से चेंज करके कितने टाइम में, 0.1 सेकेंड में। तो रिजल्टिंग करंट इन द कॉइल वेरीज विथ टाइम एज शोन इन द फिगर, करंट इस तरह से वेरी कर रहा है, तो क्या पूछा गया है, देन डेल्टा फाइव इज इक्वल टू, तो अपने को क्या मालूम है कि डेल्टा क्यू जो होती है वो डेल्टा फाइव डिवाइडेड बाई आर के इक्वल होती है, डेल्टा फाइव डिवाइड बाई आर के इक्वल होती है। तो डेल्टा फाइव की वैल्यू पूछी गई है, तो क्या लिखूँ मैं, आर इंटू डेल्टा क्यू लिख दूँ क्या, और डेल्टा क्यू को मैं आई डी टी का इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ, इसका मतलब आर कितना दिया गया 10, और इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी का मतलब इसकी एरिया की बात की जा रही है, और इसकी एरिया कितनी आएगी 1/2 इंटू 0.1 इंटू 4
कितनी आ जाएगी, ये 0.2 हो जाएगी, तो 0.2 प्लेस कर दिया, सॉल्व किया, ये 2 आ गई, आंसर जो हो जाएगी सी ऑप्शन हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान देंगे, क्या बोला गया है कि फ्लक्स लिंक विथ ए कॉइल एट एन इंस्टेंट टी इज गिवन बाय, ध्यान देंगे ऑप्शन में प्लस माइनस मेंशन किया, यानी कि एक्चुअल इक्वेशन अपने को समझनी पड़ेगी कि एक्चुअल इक्वेशन क्या होती है इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स में। तो क्या होती है एक्चुअल इक्वेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। ध्यान देंगे आप, जब प्लस और माइनस दोनों की बात हो जाए तो माइनस वाला साइन लेना पड़ेगा आपको, तब सॉल्व करके बताना पड़ेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ प्लस वैल्यू दी गई, इसका मतलब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा क्या, मैग्नीट्यूड की बात की जा रही है वहां पर, यहाँ पर माइनस डी फाई बाई डी टी माइनस ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फ्लक्स दी गई है तो क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन में, ये 20t माइनस ऑफ 50 हो गई, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू हो गई कितनी टाइम पर, ई इंड्यूस्ड एट 3 सेकेंड लिखने जाएंगे तो माइनस ऑफ 20 इंटू 3 60 माइनस 50, सॉल्व करेंगे माइनस ऑफ 10 वोल्ट आ जाएगी, ये बी ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 में ध्यान, 12th में ध्यान देंगे तो क्या बोला गया है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया गया है, ठीक है, जो कि आई करंट कैरी कर रहा है। इसके दूसरे साइड में क्या बोला गया, एक रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस किया गया है, एक कनेक्टर दिया गया जिसकी रेजिस्टेंस R है और इसकी वेलोसिटी V है, कनेक्टर की लेंथ L दी गई है, रेजिस्टेंस R दी गई है, इट्स स्लाइड टू द राइट विथ ए वेलोसिटी V। क्लियर है। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लूप आर नेग्लिजिबल, द इंड्यूस्ड करंट इन द लूप, इसमें कितनी करंट इंड्यूस्ड होगी एज ए फंक्शन ऑफ सेपरेशन R डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग इसमें बतानी है कि कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी, ये करंट कितनी इंड्यूस होगी। तो ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, करंट इंड्यूस फाइंड करने के लिए ईएमएफ इंड्यूस, और ईएमएफ इंड्यूस फाइंड करने के लिए फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो फ्लक्स इन लूप देखते हैं, फ्लक्स इन लूप कितनी आएगी, लूप में फ्लक्स की बात करेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड वहां पर और उसकी एरिया B इंटू ए, बी कितनी है इसकी, बी की वैल्यू लिखने जाएंगे R डिस्टेंस पर, यहाँ से यहाँ तक की बात करनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की बात करनी पड़ेगी। अच्छा इसी में ना ईएमएफ की बात, सिंस फ्लक्स की बात ही नहीं करते डायरेक्टली हम लोग ईएमएफ लिख देते हैं, डायरेक्टली ईएमएफ लिख लेते हैं, उतना करने की जरूरत अपने को नहीं है। ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो BLV के इक्वल, यही तो कंडक्टर मूव कर रहा है, यही कंडक्टर तो मूव कर रहा है और सब कुछ तो रेस्ट में है, तो BLV हो जाएगी, B लेंथ उसकी L, स्पीड उसकी V। B की वैल्यू कितनी, इस इनफाइनाइट वायर के करस्पॉन्डिंग R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R की वैल्यू R इंटू L इंटू V। ये हो गया किसकी वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू। तो करंट कितना हो जाएगा, I इंड्यूस्ड कितना हो जाएगा, करंट कितना, ईएमएफ इंड्यूस्ड डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट R है, वैल्यू पुट करेंगे म्यू नॉट ILV डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r, कैपिटल R रेजिस्टेंस है और स्मॉल r डिस्टेंस, ऐसा कोई ऑप्शन दिया गया है क्या, म्यू नॉट ILV डिवाइडेड बाई 2 पाई R इंटू R, ये वाला I करना पड़ेगा, ये I होगा, म्यू नॉट ये सब कुछ एक I होगा, दोनों L लिख दिया गया है, एक I होगा, म्यू नॉट ILV डिवाइड बाई 2 पाई R इंटू R, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग इसी तरह से। ओके इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन में बोला गया कि एक फिगर दी गई अपने को, स्क्वायर लूप L दिया गया है जिसकी साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर दी गई है, द होल सिस्टम इज मूविंग टुवर्ड्स इट, ये कंप्लीट सिस्टम मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, कितने स्पीड से, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ध्यान देंगे स्पीड दी गई है अपने को सेंटीमीटर पर सेकंड। क्लियर। एट सम इंस्टेंट ए पार्ट ऑफ L इज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, बी अपने को दी गई है 1 टेस्ला, ठीक है, परपेंडिकुलर द प्लेन ऑफ द लूप। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ L इज 1.7, इसकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी दी गई है, 1.7 दी गई है ओम में। द करेंट इन द लूप एट द इंस्टेंट विल बी क्लोज टू, कितनी करंट होगी, ध्यान देंगे अगर इसका कुछ 1.7, इधर भी तो कुछ रेजिस्टेंस ऐड किया गया है, अगर आप इस सर्किट को ध्यान से देखें तो 2/1 और 2/1 यानी कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा बन रही है, यानी कि इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं,
तो क्या हो जाएगा, ये 2 और 2 सीरीज में हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, और ये 1 और 1 2 सीरीज में हो जाएंगे। इसका मतलब 4 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ये 4 और 2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बी पॉइंट होगा और ये डी पॉइंट हो जाएगा। सही, तो 4 और 2 का इन दोनों का आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बता दो मेरे को। 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 6 है, 4/3 आ गया। 4/3 का मतलब 1.3 आ जाएगा, इसीलिए ये 1.7 दिया गया है। तो आर टोटल कितनी हो जाएगी, आर टोटल कितना हो जाएगा। सर्किट में करंट तो सीरीज में ही फ्लो करेगी, सर्किट में करंट जो होगी सीरीज में ही फ्लो करेगी, इसका मतलब सारे रेजिस्टेंस सीरीज में ही होंगे। तो आर टोटल कितनी हो जाएगी, 1.3 प्लस 1.7, ये हो जाएगा 3, 2 और 1 3 ओम हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, करंट की वैल्यू सॉल्व करनी है। करंट सॉल्व करने के लिए ईएमएफ चाहिए अपने को, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू लिखने जाएंगे। ध्यान दिया जाए, यही रॉड तो मूव कर रहा है, यही रॉड तो मूव कर रहा है, इस रॉड में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। कौन सी रॉड में, इस वाले रॉड में। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बीसी डायरेक्शन, तो वी क्रॉस बी करेंगे, तो वी क्रॉस बी बाहर की तरफ, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में इस वाले पार्ट की, तो वी क्रॉस बी करेंगे नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इसका कोई भी तो डायमेंशन है ही नहीं इस डायरेक्शन में, कोई इसमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ना ही इसमें होगी। और ये तो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, सिर्फ इसी में ईएमएफ इंड्यूस होगी, इस वाले पार्ट में। और ये एक रॉड जैसा हो गया, इस रॉड की वेलोसिटी वी है अगर, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो बी एल वी के इक्वल होगा, वी क्रॉस बी डॉट डी एल टाइप का। तो वी क्रॉस बी नीचे की तरफ आएगा, डॉट डी एल लेंथ वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो लेंथ वेक्टर भी उधर ही है और वी क्रॉस बी भी उधर ही है। बी कितना है, 1 टेस्ला। लेंथ कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10 टू द पावर -2। वेलोसिटी कितनी है इसकी, वेलोसिटी दी गई है 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 10 टू द पावर -2 हो गया ये। तो कितनी हो जाएगी ये में 5 इंटू 10 टू द पावर -4। करंट अपने को सॉल्व करना है, आई की वैल्यू कितना है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 3 ओम। सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी ये 1.7 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर आ गई। माइक्रो एम्पियर की बात की गई है, 170 इंटू 10 टू द पावर -6 एम्पियर, इसी को लिख सकते हैं 170 माइक्रो एम्पियर। ऑप्शन अपने पास बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन में बोला गया कि देयर आर 2 लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड, 2 सोलेनॉइड दिए गए हैं जिनकी लेंथ सेम है। द इनर एंड आउटर कॉइल हैव रेडियस R1 एंड R2। ठीक है, ये सोलेनॉइड मान लेता हूं मैं, उसकी क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात करता हूं, ये उसका टॉप व्यू है, ये एक दूसरा हो गया। इसकी कितनी है, रेडियस R1, इनर और आउटर जो है R2 है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N1 एंड N2, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसकी नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। द रेशियो ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस टू द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ इनर कॉइल, इनर कॉइल की सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों की रेशियो की बात करनी है। तो पहले सेल्फ इंडक्टेंस की बात करेंगे तो इसी में करंट सप्लाई करेंगे और इसी की फ्लक्स लिखेंगे, तो लिखेंगे फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 1, तो ये इक्वल हो जाएगी कितनी, उसका मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R, आर की वैल्यू R1 इंटू पाई R1 स्क्वायर। R1 से R1 गायब हो गया। इक्वेशन क्या आ जाएगा, म्यू नॉट पाई डिवाइडेड बाई 2 या R1 इंटू I1 लिख देता हूँ, इसको I1 लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगी, यही L हो जाएगी क्या उसकी, तो L जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, म्यू नॉट पाई R1 डिवाइडेड बाई 2। ये सेल्फ इंडक्टेंस हो गई। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए करंट सेकंड में सप्लाई करना पड़ेगा, तो फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू उसके सेंटर पर पहले तो म्यू नॉट आई अपॉन 2R2 इंटू इसके या पाई R2 स्क्वायर, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें N2 दिया गया है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अच्छा ऐसा करते हैं ना, हम लोग तो सोलेनॉइड दिया गया, हमें तो सोलेनॉइड दिया गया, मैं ऐसा क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं कॉइल ना मानूं, मेरे को तो सोलेनॉइड कंसिडर करना है ना, सोलेनॉइड कंसिडर करना है। तो फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 1, बी उसी का लिखना होगा, तो म्यू नॉट N1 इंटू आई, बी हो गई है, बी
की वैल्यू म्यू नॉट एन आई होती है, I1 लिख दिया, इंटू एरिया पाई R1 स्क्वायर कितनी हो जाएगी म्यू नॉट N1 पाई R1 स्क्वायर इंटू I1। तो ये वाला क्या हो गया, L को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, L हो गई म्यू नॉट पाई N1 R1 स्क्वायर। सेकंड में बात करेंगे तो करंट सेकंड वाले में सप्लाई करना पड़ेगा, तो फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2, तो उसकी हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखनी पड़ेगी म्यू नॉट एन आई I2 लिखना पड़ेगा इंटू पाई R1 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो कितनी हो जाएगी म्यू नॉट पाई N2 R1 स्क्वायर इंटू I2। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस को, M जो हो जाएगा म्यू नॉट पाई N2 इंटू R1 स्क्वायर। एक्चुअल डेफिनेशन से काम कर रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करना है, तो उसी में करंट उसी की फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना दूसरे में करंट और उसकी पहले वाले में फ्लक्स, दोनों का रेशियो फाइंड करना है M डिवाइड बाई L। सॉल्व करेंगे म्यू नॉट उसमें भी है, पाई पाई उसमें भी है, R1 स्क्वायर उसमें भी है, तो बचेगा क्या N2 डिवाइडेड बाई N1 N2 बाई N1, डी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ये सारे क्वेश्चन जेई में आ चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूं, 15 नंबर एक सॉलिड मेटल क्यूब दिया गया जिसकी साइड लेंथ 2 सेंटीमीटर है, वो किधर मूव कर रहा है। क्यूब की बात करें, पहले क्यूब ड्रॉ कर लिया जाए हम लोग, ये क्यूब ड्रॉ कर लिया हमने, साइड लेंथ कितनी, मान लेता हूँ कि साइड लेंथ L होगी, इसकी L दी गई है अपने को, L इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। किधर मूव कर रहा है, मूविंग इन पॉजिटिव वाइब्रेशन, कंप्लीट का कंप्लीट सिस्टम किधर जा रहा है, पॉजिटिव वाइब्रेशन में किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। इस v की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड दी गई है। देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला इन पॉजिटिव z डायरेक्शन, इसका मतलब बाहर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड दिया गया अपने को b, कितना दिया गया है b 0.1 टेस्ला। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द क्यूब, ध्यान देंगे ये v है तो v क्रॉस b करेंगे, v ऊपर की तरफ b बाहर की तरफ, v क्रॉस b, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा, ये वाला सरफेस जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला फेस जो है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, और ये वाला फेस जो है ये निगेटिव टर्मिनल। राइट फेस जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाएगा और लेफ्ट फेस जो है वो निगेटिव टर्मिनल बन जाएगा। इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि एक रॉड जैसा ही मूव करे, ये रॉड मान लेते हैं कि ऐसा रॉड मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, तो कितनी EMF इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू लिखने जाएंगे तो वो BLV के इक्वल नहीं हो जाएगी क्या, B कितना 0.1, लेंथ कितनी हो जाएगी ये 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर -2, और वेलोसिटी कितनी है 6 है, ये कितनी हो जाएगी 6 इंटू 2 12, 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2। सॉल्व करेंगे ये 12 मिली वोल्ट आ जाएगी फाइनल आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अपने को एक इंसुलेटिंग थिन रॉड दिया गया। ओके, थिन रॉड की बात की गई है, जो जो क्वेश्चन ने बोला जा रहा है वो क्वेश्चन पहले मैं लिख लूं कि एक रॉड दिया गया अपने को, ठीक है, जिसकी लीनियर चार्ज लेंथ इसकी L दी गई है, ठीक है, इसकी लेंथ L दी गई है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दी गई है। लीनियर चार्ज डेंसिटी भले उसको रो से लिख रहा है लेकिन वो लैम्डा है, लैम्डा क्या है, लैम्डा क्या है, मैं अलग से लिखूँ इसको, अलग से लिखूँ इसको, लैम्डा को यहाँ पर लिखता हूँ। लैम्डा कितना है रो नॉट इंटू एक्स बाई एल, ऑप्शन में ये रो नॉट होना चाहिए क्योंकि रो नॉट के टर्म में दिया गया है। द रॉड इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, इसके अबाउट इसको रोटेट कराया जा रहा है, यही x इक्वल 0 पर इसको किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा है। ओमेगा की बात करेंगे हम लोग, उससे पहले हम लोग ओमेगा लिखने से पहले इसकी फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, कुछ ओमेगा से रोटेट कराया जा रहा होगा। इफ द रॉड मेक्स n रोटेशन पर सेकेंड, n रोटेशन पर सेकेंड का मतलब क्या, एक सेकेंड में n रोटेशन, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू n है। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में नंबर ऑफ रोटेशन, यही नंबर ऑफ रोटेशन n है, क्लियर है। देन द टाइम एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द रॉड इज, एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट की बात करनी है, कितनी एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट होगी, तो एवरेज मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो एक छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना पड़ेगा इस रॉड का। सिंस हर एक पॉइंट पर हर एक पॉइंट की चार्ज के लिए डिफरेंट है, तो क्या करते हैं यहाँ से x डिस्टेंस चलते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक छोटा सा पार्ट पहले सेलेक्ट कर लिया इसके कॉरस्पॉन्डिंग dx लेंथ का।
इसके करस्पॉन्डिंग कुछ करंट का कंट्रीब्यूशन होगा इस वाले एरिया के करस्पॉन्डिंग, इस वाले पाथ के करस्पॉन्डिंग। उस करंट की वैल्यू को लिख लेते हैं कि डी आई कितनी होगी, पहले तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, लैम्डा इंटू डी एक्स बाई टाइम पीरियड। टाइम 1/टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी, 1/टाइम का मतलब फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब लैम्डा इंटू एन डी एक्स हो गया। और लैम्डा है कितना, वो रो नॉट एक्स डिवाइड बाई एल, ये एन है, इंटू डी एक्स हो गया। ये करंट हो गई, ये स्मॉल सा करंट हुआ था, स्मॉल सी डाइपोल मोमेंट कितनी हो जाएगी, स्मॉल सी डाइपोल मोमेंट आई इंटू ए, करंट डी आई हो गया इंटू एरिया वेक्टर ए हो गई उसकी। करंट कितना हो जाएगा, एन रो नॉट बाई एल इंटू एक्स डी एक्स। और कितनी एरिया की बात करेंगे हम लोग, पाई एक्स स्क्वायर को कवर कर रहा है, वो पाई एक्स स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है। तो ये स्मॉल सी डाइपोल मोमेंट हो गई, किस डायरेक्शन में होगी डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की तरफ। सबका मैग्नेटिक मोमेंट किधर, बाहर की तरफ ही है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक मोमेंट है अगर, तो क्या करना पड़ेगा, नेट मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए सबको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दें, तो एन रो नॉट पाई डिवाइड बाई एल बचेगा क्या, एक्स क्यूब डी एक्स। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर के एल तक सॉल्व करेंगे इसको, कितनी वैल्यू आ जाएगी देख लो एक बार, कितनी वैल्यू आ जाएगी, एन रो नॉट पाई डिवाइड बाई एल, एल टू द पावर 4/4, एल टू द पावर 4/4 हो जाएगा क्या, एक एल कैंसल आउट हो जाएगा एल क्यूब से, फाइनल आंसर आ जाएगी एन रो नॉट एल क्यूब डिवाइडेड बाई 4। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, पाई भी था ना, पाई भी था, π/4 n रो नॉट एल क्यूब, π/4 n रो नॉट एल क्यूब, सी ऑप्शन दिया गया है। क्लियर है, तो इस टाइप से प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा इसमें क्या था कि इंटीग्रेशन की बात की गई थी, ये भी क्वेश्चन जेई में आपको पूछी जा चुकी है। आगे और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं हम लोग। इस प्रॉब्लम की बात करें, क्या बोला गया क्वेश्चन में, एक कॉपर रॉड दिया गया जिसकी मास m दी गई, स्लाइड कर रहा है अंडर ग्रेविटी ऑन 2 स्मूथ पैरेलल रेल्स। इस तरह से 2 रेल दिए गए हैं इंक्लाइन प्लेन पर, उनको एंड पॉइंट को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करके रखा गया है, इंक्लाइन प्लेन थीटा एंगल दी गई अपने को। एट बॉटम रेल्स आर जॉइंड बाई रेजिस्टेंस आर, देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रेल्स। ठीक है, क्वेश्चन में जो बोला गया उसकी बात कर लेते हैं पहले। ये अपने को इंक्लाइन प्लेन दे दी गई, ये अपने को थीटा एंगल हो गया। मैं इसके क्रॉस सेक्शनल पॉइंट की बात करता हूँ, ये अपने पास क्रॉस सेक्शनल व्यू हो जाएगा इस रॉड की। ये रॉड कितने वेलोसिटी से आ रहा है, किसी टाइम पर वेलोसिटी v रही होगी इसके पास। इसके बाद यहाँ पर डायग्राम समझेंगे, एक और डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा डायग्राम। ये रॉड है, ये रॉड है, ये v वेलोसिटी से इधर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में ये रॉड मूव कर रहा है, कंडक्टिंग रॉड है, तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी, कितनी हो जाएगी, v क्रॉस बी, बी एल वी टाइप से, v क्रॉस बी पॉजिटिव डायरेक्शन को बताएगा, v क्रॉस बी डॉट डी एल से। तो v इधर है, b इसके परपेंडिकुलर, v क्रॉस बी ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा इसका, ये वाला निगेटिव टर्मिनल। इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो करेगी वो करंट ऐसे फ्लो करेगी। अपने को क्या पूछा गया, टर्मिनल स्पीड। टर्मिनल स्पीड की मीनिंग समझ में आ रही है क्या, कि फाइनली वो वाली कांस्टेंट स्पीड जिसे करस्पॉन्डिंग वो मूव करेगा। टर्मिनल स्पीड का मतलब वो स्पीड कांस्टेंट हो जानी चाहिए, पार्टिकल के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। तो इस रॉड के ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। एक तो इसके ऊपर mg का कंपोनेंट फोर्स लग रहा है, mg साइन थीटा, और एक और फोर्स सिंस करंट इसमें फ्लो करेगी I, तो इस करंट करस्पॉन्डिंग सिंस करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा आई एल क्रॉस बी से। तो आई एल इधर और बी इसके परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फोर्स इसके इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगी, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगी। जब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, तो उस केस में जो इसकी वेलोसिटी होगी वही वेलोसिटी इसकी टर्मिनल वेलोसिटी बोली जाएगी। तो कितनी हो जाएगी, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी क्या लिख दूं मैं, फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी होने के लिए दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए। फॉर टर्मिनल वेलोसिटी मैं लिख सकता हूं कि mg साइन थीटा और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाना चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखेंगे, I इंटू एल इंटू बी। सॉल्व करेंगे, ये mg साइन थीटा इक्वल टू I की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस
इंटू एल इंटू बी, और भी सिंप्लीफाई करें ईएमएफ का मतलब बी एल वी डिवाइडेड बाई आर इंटू एल इंटू बी। सॉल्व किया जाए, यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की जो वैल्यू आ जाएगी वो एम जी आर साइन थीटा, एम जी आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एम जी आर साइन थीटा डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ऑप्शन बी हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कंडक्टिंग रॉड दिया गया है, उसको एक स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करके तब इसको रोटेट करा जाए। अगर इसका इसी के एंड पॉइंट से रोटेट कराते, अगर इसी एंड पॉइंट से अगर हम लोग रोटेट कराते इसी एंड पॉइंट से, तो डायरेक्टली हमने इक्वेशन लिखी हुई थी ईएमएफ इंड्यूस जो हो जाता दोनों पॉइंट के बीच में इसके, वो 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर हो जाती, लेकिन इसके एंड पॉइंट से रोटेट नहीं कराया जा रहा है। तो क्या किया जाएगा, ये अपने पास रॉड दी गई है, ये अपने पास रॉड इस टाइप की दी गई है, ये रॉड हो गया, ये रॉड हो गया, इसको कनेक्ट किया गया एक स्ट्रिंग से, ये लेंथ 2L है और ये लेंथ L है, इस पॉइंट के अबाउट इसको रोटेट करा रहा है। ये कंडक्टिंग नहीं है, रॉड कंडक्टिंग है। तो क्या करूं मैं, यहाँ से इंटीग्रेशन सोचना स्टार्ट करूं मैं, यहाँ से x डिस्टेंस गया, एक छोटा सा पार्ट सेलेक्ट किया dx लेंथ का, इसके पास वेलोसिटी कुछ इधर होगी, इस v की वैल्यू ओमेगा इंटू एक्स हो जाएगी, ओमेगा इंटू एक्स उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो कितनी स्मॉल से ईएमएफ डेवलप होगी, इसके करस्पॉन्डिंग d इक्वल टू बी एल वी होता था, b की वैल्यू b, लेंथ की वैल्यू डी एक्स, और वेलोसिटी की वैल्यू ओमेगा इंटू एक्स। और ऐसे बहुत सारे सारे क्या होंगे, ऐसे सारे ईएमएफ इसी टाइप से डेवलप होंगे। v क्रॉस b, सबका पॉजिटिव इधर होगा, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, निगेटिव इधर। इसका मतलब ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल टाइप के हो जाएंगे, सारे बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो नेट ईएमएफ क्या हो जाएगी, सबको ऐड कर दे क्या, तो सबको ऐड कर दिया जाए, ईएमएफ की नेट वैल्यू अपने को मालूम हो जाएगी। तो नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, इसी को ऐड कर दूं, b इंटू ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, अपने पास फर्स्ट वाली वैल्यू 2L पर मिलेगी और लास्ट वाली वैल्यू 3L पर मिलेगी। सॉल्व करेंगे तो b ओमेगा ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी, लिमिट पुट करेंगे 9L स्क्वायर माइनस ऑफ 4L स्क्वायर, ये 5 टाइम्स हो जाएगा 5/2 b ओमेगा एल स्क्वायर। ऐसा ऑप्शन आएगा 5/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या बोला गया है अपने को कि एट द सेंटर ऑफ ए फिक्स्ड लार्ज सर्कुलर कॉइल, एक सर्कुलर कॉइल दिया गया है, फिक्स्ड लार्ज कॉइल दिया गया है, लार्ज कॉइल दिया गया जिसकी रेडियस कितनी दी गई है, कैपिटल आर के इक्वल है। ए मच स्मॉलर सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर इज प्लेस्ड, एक और दूसरा कॉइल प्लेस किया गया है जिसकी रेडियस बहुत ही स्मॉल है, इसके कंपेरिजन में स्मॉल आर इसकी रेडियस है, कैपिटल आर इज मच ग्रेटर देन स्मॉल आर। ऐसा प्रॉब्लम में बोला गया है अपने को। द टू कॉइल्स आर कंसेंट्रिक एंड आर इन द सेम प्लेन, द लार्जर कॉइल कैरीज ए करंट आई, इसमें करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है, ठीक। The smaller coil is said to rotate with a constant angular velocity omega about an axis about along their common diameter, इस common diameter के about इसको रोटेट करना स्टार्ट कर दिया स्मॉलर वाले को, विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से इसको रोटेट कराना स्टार्ट कर दिया। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द स्मॉलर कॉइल आफ्टर टाइम t ऑफ इट्स स्टार्ट ऑफ रोटेशन। तो ईएमएफ फाइंड कर, इसका मतलब पहले फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया जाए कि इसमें करंट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर होगी। सिंस स्मॉल रेडियस की बात की गई तो इसको सेंटर पर ही मान सकते हैं हम लोग। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड करस्पॉन्डिंग इसमें कितना फ्लक्स है वो पहले सॉल्व कर लिया जाए। तो फ्लक्स की वैल्यू लिखने जाएंगे, फ्लक्स तो बी कितना आएगा उसका, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2r, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। और एरिया इसकी कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर। ये b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, किसी पर्टिकुलर टाइम पर लिखने जाएंगे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t की बात करेंगे तो कॉस ऑफ थीटा, और ओमेगा से रोटेट कर रहा है इसलिए थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। इनिशियली थीटा 0 थी क्योंकि दोनों का प्लेन एक दूसरे पर ही था, दोनों का प्लेन एक दूसरे के पैरेलल था। अब इसके बाद ये रोटेट कर रही है, ये वाला तो स्क्रीन के प्लेन में ही है। तो ये फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो ईएमएफ कितनी हो जाएगी, इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम लोग तो म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर बाई 2r
इसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी कॉस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया गया है क्या? ईएमएफ इंड्यूस्ड म्यू नॉट आई बाई 2r पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर, म्यू नॉट आई ओमेगा, म्यू नॉट आई ओमेगा, नीचे में 2r होना चाहिए तो 2r, ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं। 2r साइन ओमेगा टी म्यू नॉट आई पाई ओमेगा, अच्छा ये टी नहीं होना चाहिए, आर होना चाहिए, हर एक जगह पर टी ही लिख दिया गया, ये आर होनी चाहिए, ये आर होनी चाहिए, आर होनी चाहिए। म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर बाई 2r इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, इंटू ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल से प्रॉब्लम आए हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्टली क्वेश्चन वही सिलेक्ट किए गए हैं जो कि जेई के एग्जाम में आ चुके हैं। अब ये सारे प्रॉब्लम को एक बार खुद से अटेम्प्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्वेश्चन जो आए हुए हैं बहुत ही इजी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ज़्यादा कुछ अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्टडी करते रहें, रिजल्ट जो आएगा बहुत ही अच्छा ही आएगा। क्लियर है? तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में EMI 2 के साथ। थैंक यू, जय भारत।